एक आदमी जो बीहड़ के बीच में बने छोटे से गांव में रहता है। तभी उसके पास कुछ नकाबपोश लोग आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी पैंट बहुत लंबी है, इसे छोटा करो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो आदमी बेचारा डर जाता है, फौरन उसे छोटा कर लेता है और वहां से चला जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद वो सभी नकाबपोश ऐलान करते हैं इस गांव में ना ही कोई सिगरेट पिएगा ना ही कोई गाना सुनेगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसे सजाए मौत मिलेगी। दरअसल बात यहाँ पर तिम्बकतू नाम के गांव की हो रही है, जो अफ्रीका के एक किनारे पर मौजूद है, जहां पर आतंकवादियों का कब्जा हो चुका है। उन्होंने अपने कायदे कानून यहाँ बना लिए और उसी के चलते अब वो लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ बहुत ही शांति हुआ करती थी, लेकिन अब वो शांति कहीं खो गई है। एक जीप जिस पर काला झंडा लगा हुआ है, वो एक हिरन के पीछे भाग रही है क्योंकि उस पर बैठे हुए लोग उसका शिकार करना चाहते हैं। लेकिन वो बचकर निकल जाता है और ये सभी हाथ मलते रह जाते हैं। लेकिन इसका गुस्सा उन्होंने कुछ देवी देवताओं की मूर्ति पर गोलियां चलाकर उतारा, जिससे यहाँ के लोग पहले माना करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ अलगाववादी एक बंदे को पकड़ कर लाए हैं जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है। जब हमने उसका चेहरा देखा तो वो यहाँ का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था और इसीलिए उन्होंने मारा नहीं, बल्कि उसे अपने साथ कहीं ले गए। शायद वो रिपोर्टर होगा किसी बाहरी मुल्क का। इस पूरे गांव में हर कोई इन लोगों से खौफ खाता है क्योंकि इन्होंने खुद अपना ही धर्म बना लिया है, जिसमें अजीब अजीब किसी के कायदे या फिर कानून है। ये चाहे जिस भी किसी लड़की को उठा लेते हैं, किसी की हलक से आवाज तक नहीं निकलती। लेकिन ऐसा शख्स था जो इन सबसे दूर रेगिस्तान के बीच में रहता है। उसकी एक बेटी भी है, एक छोटा सा परिवार है जो उन अलगाववादियों की कोई भी कानून को नहीं मानता। किदान गाय और बकरियों की देखभाल करता है, उनके साथ अपने जीवन बिताता है। इन लोगों के साथ एक लड़का भी मौजूद है जिसका नाम ईसान है। वो इनके जानवरों की देखरेख करता है और कोशिश करता है कोई भी खो न जाए। कई साल पहले किसान का परिवार उन्हीं आतंकवादियों की भीड़ चढ़ गया, लेकिन वो बच गया क्योंकि वो भागकर इस रेगिस्तान में आ गया। तब से ही वो किदान के परिवार के साथ रहता है और इन लोगों के पास एक गाय भी है जो ईसान को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो किदान सोच रहा है अगर वो गाय एक बच्चे को जन्म दे दे तो वो उसे दे देगा, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा। लेकिन सातिमा बोली जिस तरह से वो हमारे जानवरों की देखरेख करता है, ऐसे में तो उसका हर जानवर पे हक होना चाहिए। किदान मुस्कुरा पड़ा, तुम सही कह रही हो। वही पास में एक छोटी सी तालाब है जिसके पास ही एक मछुआरा रहता है। जब किदान अपने घर से दूर रहता है तो वो उसके घर साफ पानी पहुंचा दिया करता है क्योंकि वो उसके परिवार को अच्छे से जानता है। इस बीच हमने गांव के दृश्य को देखा जहां वो आतंकवादियों का संगठन लोगों की छतों पर चढ़ा हुआ है, ये देखने के लिए कहीं कोई गांव में गाना तो नहीं सुन रहा है या फिर कहीं कुछ ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जो उनके खिलाफ हो। यही सब होता है जब इंसान खुद को ईश्वर समझना शुरू कर देता है। उसे लगता है वो ऊपर वाले की बनाई चीजों का ख्याल रखेगा, जबकि वो भूल जाता है उसे भी ऊपर वाले ने ही बनाया है। एक दिन जब गांव में लोग अपने काम धंधे पर लगे हुए थे, उस दौरान कुछ आतंकवादी उसके पास आकर खड़े हो गए। कहने लगे तुम्हें अपने हाथों को क्यों नहीं ढका है? तो उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा मैंने बचपन से कभी भी अपने हाथों को नहीं ढका क्योंकि मैं ग्लव्स पहनकर अपनी मछलियों को नहीं बेच सकती और ना ही आगे मैं अपने हाथ कभी ढकूंगी। वो औरत उन सभी की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, जो देखकर वो सभी स्तब्ध हो जाते हैं। जब वो सभी वहां से नहीं जाते तो उस औरत ने अपने हाथ में चाकू ले लिया, कहा कि ये लोग चाकू और मेरे हाथों को ही काट दो ताकि कभी दिखाने की इन्हें जरूरत ही ना पड़े। उस औरत की माँ पीछे से बार बार उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि उसे पता है ये सभी उसकी बेटी के साथ क्या करेंगे, पर वो चुप नहीं रहती, इसीलिए वो सभी उसे उठा कर ले गए अपने साथ। यहाँ हम दो और लोगों को देखते हैं जिसमें एक शख्स दूसरे वाले को गाड़ी चलाना सिखा रहा है। लेकिन जब वो शख्स गाड़ी को सीख रहा है वो बातों ही बातों में कुछ ऐसा कह देता है जो सिखाने वाले को पसंद नहीं आता। दरअसल उसका कहना था हम सब कुछ अपने हाथों में नहीं ले सकते, कुछ चीजें रेत की तरह हाथों से निकल जाएगी। तुम लोग कोशिश कर रहे हो सब कुछ अपनी मुट्ठी में करके इन गांव वालों को कंट्रोल कर लोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। हमें पता चलता है कि कैदान कुछ काम की वजह से घर से दूर जा रहा है, लेकिन जाते जाते उसने अपनी बेटी से कहा अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी और अपनी माँ का ख्याल रखना होगा। दूसरी तरफ जिहादियों का लीडर मस्जिद के इमाम के पास आता है ये पूछने के लिए कि क्या उनका जिहाद सही रहा। दरअसल लीडर को ऐसा लग रहा है कि इमाम उनके जिहाद के बीच में आ रहा है, तो वो कहता है मुझे तुम्हारे जिहाद से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना याद रखो तुम्हारे इस काम से इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस गांव के छोटे छोटे बच्चों पे इस चीज का असर पड़ रहा है। तुम लोगों ने कल एक औरत को भी मार दिया जिसके 2 बच्चे थे बिना किसी खता कसूर के। उसने एक ग्लव्स दिखाते हुए कहा कि ये देखो कुछ देर पहले यहाँ एक औरत आई थी इन ग्लव्स की शिकायतों को लेकर। भला इतनी गर्मी में कौन अपने हाथों को ढकता है? ये सब गलत है। अगर जिहाद करना है तो तुम्हें तो सही तरीका चुनो, किसी को मार कर नहीं। लीडर बिना कुछ बोले उठकर वहां से चला गया, शायद उसे उसकी बात बुरी लग गई। इसके बाद हम देखते हैं जो आदमी गाड़ी सीख रहा था वो सकीमा के पास आता है जो अपनी बेटी के पास बैठी थी। दरअसल करीम यहाँ पहले भी आ चुका है, लेकिन वो तभी आता है जब किदान यहाँ पर नहीं होता क्योंकि उसे सकीमा बेहद पसंद है। लेकिन वो हर बार यही कहती है कि वो शादीशुदा है, इसीलिए वो यहाँ ना आया करे। वहीं करीम जो उसकी अरबिक भाषा समझ में नहीं आती, इसीलिए जो बंदा उसे गाड़ी सिखा रहा था उसे ट्रांसलेट करके बताता है जो कुछ भी वो बोलती है। ड्राइवर भी उन्हीं लोगों में से था जो गाँव में अपना हुक्म चलाते हैं, इसीलिए वो यहाँ भी सकीमा को कहता है अपना सर ढक लो, तो वो उसका उल्टा जवाब देती है कि अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो इधर मत देखो। करीम उसे इतना कहकर चला जाता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसे याद कर ले।
लेकिन सकीमा कुछ नहीं बोलती। अब बीच रास्ते में करीम को किदान दिखता है जो घर की तरफ लौट रहा था। उसे देखकर ड्राइवर बोला, सकीमा बहुत बहादुर औरत है और खूबसूरत भी है, उसका पति भी अच्छा इंसान है, इसीलिए वो उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन करीम तो उसका ही मजाक बनाने लगता है कि तुम लोग खुद से कुछ तो बना नहीं पाते और मुझे सिखा रहे हो कि क्या करना चाहिए। करीम को कहीं ना कहीं उसकी ये बात बुरी लग गई, इसीलिए वो गुस्से के मारे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। गांव में हमने देखा जिस औरत को वो लोग उठाकर ले गए थे वो उसे वापस लाकर छोड़ देते हैं, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि उसके साथ उन सभी ने बदसलूकी की है और अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। इस बीच कुछ आतंकवादियों को हम फुटबॉल के बारे में बातें करते सुनते हैं, लेकिन तभी दूसरे वाले ने उसे चुप रहने को बोला क्योंकि यहाँ फुटबॉल के बारे में भी बात करना सख्त मना है। सकीमा कहती है अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनके आसपास रहने वाले लोग अब जा चुके हैं, लेकिन कायदान को अपनी बेटी तोया की फिक्र है, वो उसे इस रेगिस्तान में कहाँ लेकर भटकेगा भला, और उसे पूरी उम्मीद है कि जो लोग गए हैं वो जल्दी ही लौट कर आएंगे। लेकिन आज सकीमा उसे बता देती है कि उन जिहादियों में से एक आदमी यहाँ आता है जब वो घर पर नहीं रहता। अब ये सुनकर किदान के मन में भी डर पैदा हो गया क्योंकि उसे डर था कहीं वो जिहादी यहाँ भी ना पहुंच जाएं और फिर वो अपना परिवार को नहीं बचा पाएगा। हमने देखा कि वो जिहादी के जवान लड़के का वीडियो बना रहे हैं जिसे उन्होंने अपनी ख्याली दुनिया का शिकार बना लिया है। उसे वो सब बुलवाते हैं जो उन्होंने उसे सिखाया था। आसान भाषा में कहा जाए तो वो लड़का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। उसने बताया कि पहले वो म्यूजिक का बहुत शौकीन था, लेकिन उसने वो सब कुछ छोड़ दिया और जिहाद के रास्ते पर चलने लगा ताकि अपने धर्म की रक्षा कर सके। उसका लीडर उसकी स्पीच से खुश तो नहीं था, इसीलिए उसे वो 1 और 2 दिन तैयार होने को कहता है, वरना ऐसे उसकी वीडियो देखकर कोई भी सच नहीं मानेगा। इस दौरान गांव के एक घर में संगीत बज रहा था तो कुछ लोग जाकर गांव वालों को बाहर घसीट कर लाते हैं, सभी को बहुत मारते हैं, पर किदान के वहां सब कुछ बहुत शांत था। वो गिटार की धुन के साथ अपने परिवार के साथ अपने अच्छे पलों को बिता रहा था। 2 दिन बाद ईसान जब जानवरों को चारा दे रहा होता तो कुछ गायें तालाब में चली जाती हैं गलती से, जिसमें उस मछुआरे ने जाल बिछाया था। ये देखकर वो गुस्सा हो गया, हालांकि वो कई दिन से ईसान की गायें को फिराक में था क्योंकि वो हर बार उसके तालाब का पानी पी जाया करती थी, लेकिन आज वो मौका नहीं छोड़ने वाला था। ईसान ने पूरी जान लगाकर सभी को बाहर निकाल लिया, लेकिन जो उसकी सबसे पसंदीदा गाय थी वो अंदर रह गई। उसी के ऊपर उस मछुआरे ने एक भाले से वार किया जो जाकर सीधे उसे लगा और वो वहीं मारी गई। ये देखकर ईसान बहुत ज्यादा भावुक हो गया और रोते हुए किदान के पास आने लग गया। जब टॉय ने उसे उसकी तरफ आते हुए देखा तो फौरन अपने पिता को जाकर बताया, ईसान रोते हुए आ रहा है। कैदान भी हैरानी से उस तरफ गया। ईसान ने सब कुछ उसे सारी सच्चाई बताई, जो सुन वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसका कहना था कि वो तालाब किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो सबका है। वहीं सकीमा भी अब रोज की चिक चिक से परेशान हो चुकी है। वो उसे कहती है कि वो जाकर उससे बात करे, जो कोई मसला है उसे हल करे। कायदान हामी भरता है, लेकिन जाते समय वो अपने साथ अपनी बंदूक रख लेता है क्योंकि जहां बात बोली से नहीं बनती वहां गोली से बन जाती है। तो या हर वो कोशिश करती है इंसान को समझाने की ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन वो अभी भी रोए जा रहा था। इधर गांव में हर दिन कुछ न कुछ कानून लाए जा रहे थे। पहले तो सिर्फ फुटबॉल के बारे में बातें करना मना था, अब तो पूरी तरह से उसे खेलने से भी रोक दिया गया है। तो आप लोग तो जानती हैं कि अफ्रीका में फुटबॉल लोगों को कितना ज्यादा पसंद है, जितना कि एशिया में क्रिकेट लोगों को पसंद है। सिर्फ यही नहीं, लोग अब एक दूसरे के घरों में भी जाने से रोक दिया जाता है। अब उनसे कहा जाता है कि वो ज्यादा समय सड़कों पर ना बिताए, वरना उन्हें सजा दी जाएगी और उन्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना है। अजीब ही किस्म के लोग हैं। इस गांव में एक फुटबॉल कोच भी था जो बच्चों को फुटबॉल सिखाता था। इन आतंकवादियों का मानना है कि वो जो कर रहा है वो जिहाद के खिलाफ है, इसीलिए वो उसे सजा देता है 20 कोड़ों की, ताकि आगे से वो ऐसा कुछ ना करे। वहां के बच्चों को हम देखते हैं जो फुटबॉल तो खेल रहे हैं, लेकिन बिना फुटबॉल के बस एक इमेजिनेशन थी उनके पास। हो सकता है कि उन सभी पर भी कुछ कार्रवाई की जाए। इस बीच हमें पता चलता है कि गांव में अब शादी से पहले कोई भी संबंध बनाना रोक लगा दी गई है। अगर किसी ने भी ऐसा कुछ किया तो उसे सभी के सामने पत्थरों से मार मार कर मार डाला जाएगा। उधर किदान गुस्से से लाल उस मछुआरे के पास पहुंचता है। उसका गिरेबान पकड़कर पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या ये तालाब उसके बाप का है? अब यहाँ मछुआरा तो बात सुनने को राजी ही नहीं था। उसने तो उसे लड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे उसी पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में कायदान के हाथों से कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी। उसे बंदूक चल गई, जिसकी गोली उस मछुआरे के आर पार हो गई और वो वहीं मारा गया। जब शाम हुई तो उस मछुआरे की लाश तैरते हुए किनारे तक आई, जिसे उन जिहादियों ने देख लिया। उन्हें वही किनारे पर किदान के फोन भी गिरा हुआ मिला, जो देख वो समझ गए कि ये काम किसका है। इसीलिए जब वो अपने घर को लौट रहा था तो बीच रास्ते में वो सभी उसे उठा लेते हैं और लाकर जेल में बंद कर देते हैं। देर रात हो गई, अभी तक किदान वापस नहीं आया। इसी इंतजार में दोनों माँ बेटी टेंट से बाहर बैठे रहे। पूरी रात गुजार दी वो, लेकिन अभी भी वो नहीं आया। सकीमा को उसकी फिक्र हो रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। वो सुबह काफी गुस्से में गया था। उधर किदान बार बार जेल में कहता है कि उसे एक बारी अपनी बीवी से बात करनी है। बड़ी मिन्नतों के बाद एक शख्स था जिसका दिल पसीजा।
उसने उससे नंबर मांगा, लेकिन अफसोस कि सकीमा के फोन में नेटवर्क ही नहीं था, जिससे वो फोन ही नहीं लगा। इस बीच गांव में उन जिहादियों को देखते हैं जो घरों की छतों पर चढ़ते हुए। इतने में उन्हें एक घर से गिटार की आवाज आती है। फिर क्या था, वो घर में घुस गया और जितने भी लोग थे उन्हें उठा लिया और ले आए अपने साथ। इधर दूसरे दिन किदान को जिहादी लीडर के सामने लाया जाता है ताकि उसे पता चल सके कि उसे क्या सजा मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी सजा कम करवानी है, तुम जाकर उस मछुआरे के परिवार के सामने गिड़गिड़ा सकते हो। अगर उन्होंने तुम्हें जाने दिया तो हम तुम्हारी सजा को कम कर देंगे। लेकिन किदान को अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना था। वो कहता है उसे जो कुछ भी सजा मिलेगी वो उसके लिए तैयार है। बस उसे अपनी बेटी टोया और अपनी पत्नी सकीमा की फिक्र है, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता है उसके जाने के बाद वो लोग उन दोनों को उठा लेंगे। फिर उसके साथ जो कुछ भी होगा वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब बोलते हुए वो रोने लगता है। उसे अपनी मौत का जरा सा भी डर नहीं था। डर इस बात का था जो वो पीछे छोड़कर जा रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है जिसे वो निभा नहीं सका। ये सिर्फ एक किदान की कहानी नहीं, बल्कि हर एक उस पिता की है या फिर भाई की दास्तान है जो ऐसे वातावरण में अपनी माँ बहन के साथ रहते हैं। अगली सुबह उन लोगों को लाया जाता है जिन्हें कल रात में संगीत बजाते हुए पकड़ा गया था। उसमें एक औरत भी थी जिसे 50 कोड़ों की सजा सुनाई जाती है। जब उसे वो कोड़े मारे जा रहे थे वो औरत चीख रही थी, क्योंकि उसके बर्दाश्त से वो चीज बाहर थी। सिर्फ इन्हीं लोगों को सजा नहीं सुनाई गई, बल्कि कुछ और लोग थे जिन्होंने शादी के पहले संबंध बनाए थे, इसीलिए उन्हें वहां जमीन पर गाड़ दिया गया। पत्थर से मार मार कर उनकी हत्या कर दी गई। ये सब कुछ सभी के सामने हो रहा है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई इसे रोक सके। शाम में हमने देखा कि करीम छुपकर सिगरेट पीता है। ये बात ड्राइवर को भी पता है, उसने किसी को अभी तक बताई नहीं है। उधर इमाम के पास एक औरत शिकायत लेकर पहुंची कि वो लोग उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं, बल्कि वो तो उन्हें जानती तक नहीं है। इमाम ने लीडर को काफी सुनाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लीडर उसकी बात को अनसुना करके वहां से चला गया, क्योंकि उसने तो खुद को ईश्वर समझ लिया है, जिसके कायदे कानून वो खुद ही बनाता है। उस लड़की की माँ ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन जिहादियों ने पूरा मन बना लिया कि उस लड़की से शादी करके ही वो मानेंगे। एक हफ्ते के बाद किदान को सुनवाई के लिए लाया जाता है। वहां पर उस मछुआरे की माँ और बहन भी थी, जिनसे पूछा गया क्या वो उसे माफी देना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए अब उसे बाहर लाया गया। हुजूम खड़ा है वहां पर एक शख्स को मरता हुआ देखने के लिए। इतने में सकीमा को पता चल जाता है कि उसके पति को सजा दी जा रही है। उसने फौरन करीम को फोन किया, क्योंकि उसने कहा है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। इसीलिए वो खुद अपने पति से मिलने एक आदमी की बाइक से चली जाती है। इधर किदान को यकीन था उसकी बीवी उससे मिलने के लिए जरूर आएगी। वो फौरन बाइक से उतरी, उसके पास भाग कर आने लगी। किदान भी अपनी पत्नी को देखकर उसी तरफ भागा, लेकिन इससे पहले वो दोनों एक दूसरे के गले लग पाते दूसरी तरफ गोली चल गई, जिसमें दोनों ही मारे गए। पूरा गांव तमाशा बीन की तरह सिर्फ देखता रहा। दोनों ने पल भर में अपना सब कुछ खो दिया। तोया का क्या होगा? क्या ये जिहादी उसे मार देंगे? पहले तो ये लोग उस आदमी के पीछे पड़ गए जो सकीमा को लेकर यहाँ आया था, क्योंकि ये भी कानून के खिलाफ है। आगे क्या हुआ किसी को पता नहीं चला, लेकिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब तक लोग बंदूक तलवारों की जगह कलम को नहीं उठाएंगे, तब तक उन्हें सही और गलत में अंतर समझ में ही नहीं आएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कमाल की कहानी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।